आज के सेशन में हम लेक्चर स्क्रीनिंग के टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको हम हिंदी में शिक्षण अभियोग्यता कहते हैं, इसके सिलेबस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि हमें अपनी तैयारी के लिए शिक्षण अभियोग्यता के किन बिंदुओं पर विशेषकर ध्यान देना है। ठीक। आप सभी बीएड किए होंगे, इससे पहले आपने प्रिपरेशन निश्चित रूप से की ही होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी तैयारी बहुत सही तरीके से एक दिशा में चलती रहे। ठीक है, तो उसी दिशा पर ले जाते हुए आपके सामने उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो रखा गया है, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है। तो क्लासेस बाइलिंगुअल ही हैं, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए लाभदायक होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, जानकारी होगी ही कि स्क्रीनिंग के पेपर में 40 नंबर का ये टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और एक एक नंबर या आधा आधा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमें किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी सेक्शन में नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। बहरहाल हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोगिता की, तो मैं उसी तरफ आपको लेके चलता हूँ। पहला पॉइंट है इसका, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली तो बहुत बड़ी है, हमको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में मेंशन्ड है वही पढ़ना है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1947 में हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद पहला जो आयोग गठित हुआ है उसे हम राधा कृष्णन आयोग या फिर अंग्रेजी में राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। अब राधा कृष्ण कमीशन कहने के पीछे इसका कारण आप सभी को जानकारी होगी ही कि 1948 में भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के निहितार्थ एक आयोग का गठन किया गया, जिसको विश्वविद्यालय आयोग कहा गया। विश्वविद्यालय आयोग या यूनिवर्सिटी कमीशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसके जो हेड थे, इसके चेयरपर्सन थे, वो राधा कृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जिनकी याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। तो उनके नाम पर ही इसको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। बहुत सारी सिफारिशें इन्होंने दी थी, जिनमें से कुछ एक आध आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे जब क्लासेस चलेंगी। फिर आते हैं मुदालिर आयोग कमीशन की तरफ। तो 1948 में तो ये आपका आयोग आया है। इसके बाद फिर 1953 54 में आपको मुदालिर आयोग देखने को मिलता है। मुदालियर तो जो चेयरपर्सन थे इस आयोग के, उनका नाम था। वैसे इस आयोग को हम अ, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी इसको कहा जाता है। तो एक और नाम इसका आप चाहें तो साथ साथ नोट करते हुए चल सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। हमारे साथियों में कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी एलडी की परीक्षा दी है 18 अगस्त को, तो वहाँ पर ये सिलेबस में था, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, इसका निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन का जो एक और नाम है वो है आपका शिक्षा आयोग। ठीक है, इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं या सिंपली शिक्षा आयोग भी इसको कहा जा सकता है। एजुकेशन कमीशन इसको कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम इसको भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं। तो याद रखना है कि भारतीय शिक्षा आयोग इसका नाम नहीं है। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग था, जो कि 1882 में आया था। तो एक ही नाम से दो आयोग नहीं चल सकते हैं, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, या सिंपली इसको कोठारी आयोग भी आप कह सकते हैं। तो कब आया था ये? 1964 66 में आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उस समय आया था और बहुत मील का पत्थर इसको हम मानते हैं। अगर हम ये कहें कि वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आज भी कोठारी आयोग की सिफारिशों को देखा जा सकता है, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि त्रिभाषी सूत्र है आपका, चाहे हम बात करें फिर टीचर एजुकेशन की, शिक्षक के स्तर की, है ना। तो ये सारी ही चीजें जो हैं वो कोठारी आयोग द्वारा बताई गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। आप सभी लोग बीएससी एमएससी या बीए एमए बीएड एमएड, हो सकता है आप में से कुछ पीएचडी भी किए हों, तो आप लोगों को यूजीसी का नाम पता ही होगा।
विश्वविद्यालय विश्व अनुदान आयोग इसे हम कहते हैं। विश्व अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो मुख्य रोल है या फिर भूमिका है वो उच्च शिक्षा के उद्धार के लिए है, या कहें कि उच्च शिक्षा के वेलफेयर के लिए इसको गठित किया गया था। तो 1953 के एक्ट के थ्रू इसे गठित किया गया और 1956 में इसका गठन बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपने सब पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा बहुत इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो साथ में एक आइडिया मिल जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके अलावा यूजीसी के बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं। आपके ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके कॉलेजेस में फैकल्टीज़ के लिए जो नॉर्म्स हैं, कितने साल में कितने घंटे उन्होंने पढ़ाना है, या फिर क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे कि उनको नियुक्त किया जा सकता है, तो ये सारी ही बातें, कितनी उनको सैलरी मिलेगी, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी ग्रांट ग्रांट कमीशन द्वारा तय किया जाता है। फिर आते हैं हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसका एक शॉर्ट नाम एनसीईआरटी, जो कि आज हर एक बच्चे को पता होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो एनसीईआरटी का बेसिक जो रोल है वो क्या है, तो आप देखिए, शैक्षिक अनुसंधान यानी कि एजुकेशनल रिसर्च। ठीक, और साथ में प्रशिक्षण। ठीक, शिक्षा में अनुसंधान करना, रिसर्च करना कि शिक्षा के जो स्तंभ हैं, स्तंभ जैसे शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है, छात्र होते हैं और समाज होता है, उन पर रिसर्च करना कि वर्तमान में क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह की शिक्षा चलनी चाहिए, पुरानी शिक्षा में क्या चीज़ अब आउटडेटेड हो चुकी है, उसको हटाना है। ये सारा कुछ रिसर्च करने के बाद एक नया सिलेबस रखना, एक नई स्ट्रेटेजी रखना और उसके लिए फिर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा काम किसका होता है, एनसीईआरटी का होता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो ये बुक्स जो आती हैं, या फिर जो एनसीएफ की हम बात करते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अभी अभी आपने पढ़ा भी होगा हाल ही में, तो वो एनसीएफ का गठन भी एनसीईआरटी द्वारा ही किया जाता है। तो आप लोगों से एक प्रश्न रहेगा कि एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष किया गया था, इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो पहले तो 1973 में एनसीईआरटी का एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में उसको बनाया गया था। ठीक है, एक सलाहकार समिति इसको, ठीक है, सलाहकार समिति के रूप में गठित किया गया। तो अब देखिए 1973 में तो एनसीटीई को एनसीईआरटी का एक अंग बनाया गया या फिर एक विभाग बनाया गया। तो अभी आपसे फिर से प्रश्न हुई कि एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ये इस तरह के प्रश्न इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप लोग अलर्ट भी रहें और आपको एकदम सोचने की जो आदत है वो भी बनी रहे। ठीक, चलिए, तो एनसीटी जो है वो पहले, सबसे पहले तो अस्तित्व में आई थी 1973 में, जब इसको एडवाइजरी बॉडी के रूप में डेवलप किया गया एनसीईआरटी की। लेकिन 1986 आने तक इसके जो भूमिका है वो इतनी वृहद हो चुकी थी कि जो 1986 की शिक्षा नीति है उसमें एक कठोर सिफारिश की गई, स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन दी गई कि एनसीटी को सलाहकार समिति से एक वैधानिक निकाय, स्वायत्त निकाय बनाने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में 1993 में एक एक्ट पारित होता है और उस एक्ट के बाद 1995 में एनसीटी का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी है एनसीटी की। फिर हम आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वर्तमान में जो शिक्षा नीति आई है 2020 की, तो आप सोचिए 1986 यानी कि लगभग 34 वर्ष तक यही शिक्षा नीति के आधार पर हमारी शिक्षा चल रही थी। और आज भी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कई सारी सिफारिशें आपकी नई शिक्षा नीति 1986 से ली गई हैं। तो शिक्षा नीति 1986 में काफ़ी सारी ऐसी सिफारिशें हैं, चाहे वो छात्र संबंधित हो, चाहे शिक्षक संबंधित हो, चाहे वो आपका विशेष शिक्षा संबंधित हो, चाहे वो आपका तकनीकी शिक्षा संबंधित हो, व्यवसायिक शिक्षा संबंधित हो, बहुत सारी सिफारिशें इन्होंने दी थी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। लास्ट टाइम भी स्क्रीनिंग के एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ठीक है, अभी आने वाली वीडियो में आपके साथ जो लास्ट ईयर का पेपर है वो डिस्कस कर दिया जाएगा, इसलिए बने रहिएगा। नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरपर्सन कौन थे, है ना?
ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को पहले तो भंग कर दिया गया 2014 में। तो क्यों भंग किया गया, क्या उसकी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, या फिर किस प्रकार से वो कह सकते हैं कि वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा था जो उसको भंग किया गया। ये बात भी आप अपने विचार अपने इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है उसको 2005 में गठित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ज्ञान की जो ये परंपरा है उसको कैसे आगे ले जाया जाए, ठीक है। तो इससे संबंधित कई सारी चीजें इन्होंने दी थी कि किस तरीके से हमको पढ़ाना चाहिए, कैसे हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर रखी गई थी। आप क्लासेस जब होंगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इनको कम्प्लीटली। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा मतलब कि हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे कि बच्चों में एक दूसरे के प्रति समभाव की जो भावना है वो स्थापित हो। बच्चे एक दूसरे को अपने बराबर समझें, कोई ऊंच नीच की जो भेदभाव की जो भावना है वो विकसित ना हो। और साथ ही साथ प्रत्येक बच्चा, चाहे किसी वर्ग, किसी भाषा, किसी लिंग, किसी जाति, किसी भी क्षेत्र से आता हो, वो शिक्षा के अवसर उसके लिए समान रहे, ठीक है। तो इस संदर्भ में ये टॉपिक रखा गया है, अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और यहाँ पर फिलहाल इन्होंने एजुकेशन फॉर इक्वालिटी दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन ऑफ इक्वालिटी तो हम जानते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उसमें दिया गया है, लेकिन इक्वालिटी के लिए शिक्षा क्या होगी इसको हमने चर्चा करना है। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का एक ऐसा अभियान जिसने भारतीय विद्यालय शिक्षा को एक प्रकार से कहें कि क्रांतिकारी परिवर्तन प्रदान किया है। क्योंकि इससे पहले शिक्षा तो विद्यालय तो बहुत सारे थे, लेकिन कई सारे जो छात्र हैं वो विद्यालय दूर होने के कारण से अपने घर से विद्यालय तक नहीं जा पाते, कई अन्य कारणों से वो विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते थे। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान द्वारा एक नारा दिया गया कि घर घर गांव गांव शिक्षा करके, है ना, हर गांव विद्यालय। इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रत्येक गांव, प्रत्येक दूरस्थ क्षेत्र में भी विद्यालय खोले गए, जो कि प्राथमिक स्तर के थे, कक्षा 1 से 5 तक के थे, जहां पर कुछ मूलभूत सुविधाओं के साथ बच्चों को नामांकित करके उनको प्रारंभिक शिक्षा देने का कार्य शुरू किया गया है। तो ये अभियान जो है ये कुछ अपने टारगेट लेकर के आता है। 7 इयर्स एंड 10 इयर्स का, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, बेसिकली नहीं पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। फिर है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आपका, आप जानती हैं, 2009 में आया है। काफ़ी सारे प्रयास किए जाते हैं हमारे देश में या फिर कहीं भी शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी भी देश के विकास का मूलभूत एक कारक है या तत्व है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो विकास की कल्पना कर पाना ही संभव नहीं है। आप खुद देखिए, कई सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन डेवलप्ड है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ पर एजुकेटेड है, ठीक है। एजुकेशन किस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन आपको आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके दायित्वों का बताती है, आपके जो कह सकते हैं कि ड्यूटीज क्या हैं वो बताती हैं। आपको आपके फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आपके अंदर स्किल डेवलप करती है, उस स्किल से आप कोई रोजगार ले सकते हैं, उस रोजगार से आपके गवर्नमेंट को आप टैक्स दे सकते हैं, गवर्नमेंट की इनकम में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती है। आप खुद देखिएगा, एक ऐसा समाज जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत कम है, वो समाज दरिद्र होगा, वो समाज बहुत पिछड़ा हुआ होगा। और एक समाज ऐसा जहां पर शिक्षा का स्तर उच्च है, वो समाज बहुत ज्यादा विकसित आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है। इसको हम रूसा भी कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ रूसा, ठीक है, रूसा। देखिए, एक एक साइकिल है, सॉरी एक साइकिल जो है, एक चेन है पूरी। ये पहले ऐसे से आता है आपका कक्षा 1 से 8 तक के लिए। फिर आता है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कि कक्षा 9 से 12 तक का है ना, माध्यमिक शिक्षा का है ये। और इसके बाद ये आता है आपका रूसा, जो कि उच्च शिक्षा यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च वगैरह, जो भी आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, ये सब से संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान का टारगेट था, उद्देश्य था कि हर बच्चे को, या कहें कि भारत के 100% बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।
रमसा का उद्देश्य था भारत के 100% बच्चों को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना, और इसी प्रकार से रूसा का उद्देश्य भी था कि भारत के अधिकांश बच्चों को उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रेरित करना। इसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालय खोले गए, है ना, और प्रत्येक राज्य में अधिक से अधिक यूनिवर्सिटीज को प्रमोट किया गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आई। आप उत्तराखंड का ही एग्जांपल अगर ले लेते हैं, और एक प्रश्न आप लोगों के लिए बन भी सकता है, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं कि उत्तराखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, है ना। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर इन उत्तराखंड टिल डेट। कितने विश्वविद्यालय हैं, ये आपको सर्च करना भी चाहिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में आपके लिए। इवन इंटरव्यू वगैरह में तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है। हालांकि अभी तो इंटरव्यू हट चुका है हमारे इसके लेक्चर के एग्जाम से, ठीक है, फिर भी ठीक। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में पहले सिर्फ कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय हुआ करते थे, फिर आपका सिद्धेश सुमन हो गया, यहाँ पर आपका उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो गई, फिर अभी अभी एस एस जीना कैंपस हो गया, अभी सुनने में आ रहा है कि एक दो विश्वविद्यालय और आने वाले, पंतनगर भी एक विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यालय की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि वो जो नए नए महाविद्यालय खुले हैं उनका भी जो प्रशासनिक कार्य है वो देखा जा सके आसानी से। तो इन सबका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक जो हमारे युवक हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद है ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस के बारे में आपने पढ़ाई होता है, इसमें ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे, क्लास होगी तो हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आप लोग को ये क्लास फ्रूटफुल लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और हमारे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी विचार हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनको आप ज़रूर लिख करके दें, ताकि आपकी जो क्वेरीज होंगी उन पर हम काम करें। और जो भी टॉपिक आप इसके बाद पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आज की क्लास के बाद हम कल एक और टॉपिक आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखें, हम उस टॉपिक पर ही वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो अ, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो पहला जो ये था इसमें तो सिर्फ आपकी क्या है, आयोग नीतियां वगैरह ही थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, टीचिंग इफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, शिक्षण दक्षता एवं संचार। अब ये शिक्षण दक्षता क्या होती है, या फिर संचार तो आप जानते हैं, तो दक्षता का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप भी, आपके फ्रेंड्स भी, कोई एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप सभी में से एक जना अच्छा हो। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एक चित्र बनाने के लिए कहा गया, या कोई एक कहानी लिखने के लिए कहा गया, या कोई एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा गया, तो हो सकता है कि पांच सात जो मित्र आपस में मिल करके अलग अलग कहानियां लिख रहे हैं, तो किसी का कहानी लिखने का जो एप्टीट्यूड है अच्छा होगा, ठीक है, उसके उसके शब्दकोश अच्छे होंगे, उसको शब्दों का ज्ञान अच्छा होगा, उसने बहुत सारे जगह घूमी है, बहुत सारे उसके पास अनुभव हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उस आधार पर, उन अनुभवों, उन किताबों की ज्ञान के आधार पर वो एक अच्छी कहानी लिख सकता है। चित्र की बात करें तो हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा है कि चित्र पर रुचि रखता हो, उसने कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कई सारे किताबों के माध्यम से, कई सारे एग्जीबिशन के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे चित्र देखे होंगे, प्रैक्टिस की होंगी, तो उसका ड्राइंग में अच्छा हैंड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ही काम को जब एक से अधिक लोग करते हैं, तो उन सभी में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, उनको हम बेस्ट कह देते हैं। बेस्ट तो एक ही होता है ना सब में, ठीक है। तो हम उसको बेस्ट कह देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो इफिशिएंट है, तो दिस इज कॉल्ड द इफिशिएंसी, ठीक है। तो इस तरीके से, अब जैसे हम बात करते हैं आज की डेट में, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार की बात कर लेते हैं, कौन सी कार अच्छी, तो आप कहेंगे भाई जिसका माइलेज अच्छा हो, ठीक है, जिसमें सेफ्टी फीचर्स हो, जिसका लोहा अच्छा हो, जिसका पिकअप अच्छा हो, तो हर एक चीज अच्छी होगी तो क्या हम कहेंगे उसको, बेस्ट। इट मीन्स इफिशिएंट। तो आप में भी ऐसी इफिशिएंसी कब आएगी, जब आपके टीचिंग स्किल्स अच्छे होंगे, जब आपको बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स यूज करने आते होंगे, जब आपको हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करनी आती होगी, ठीक है। अब ये मेथड क्या है, स्किल क्या है, टेक्निक क्या है, ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होता है बीएड में, राइट। फिर ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, आपको टीचिंग एड का यूज करना आता होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाने शुरू किया, तो चलो ठीक है, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं आप, आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेक्चर मेथड से थोड़ा बहुत बोर्ड वगैरह में लिखा, आपने पढ़ा दिया। वहीं पर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बच्चों को प्रैक्टिकल्स करके दिखा रहा होता है हर एक चीज के, चाहे साइंस हो चाहे कोई भी हो, है ना। अब
एसएसटी तक में प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं। एसएसटी तक में हम अलग अलग तरीकों से सिखा लेते हैं बच्चों को, है ना। आपस में बच्चों को खेल करा करके, एक्टिविटीज करा करके, तो इस तरीके से बहुत अलग पैटर्न्स होते हैं सिखाने के। तो उस दौरान जो भी हमको एक्सटर्नल जरूरत होती है हेल्प की, उसको हम एड बोलते हैं। ऐसे पढ़ा रहे हैं, हमको चौक की जरूरत है, हमको पेन की जरूरत है, हमको मार्कर की जरूरत है, बोर्ड की जरूरत है, तो ये सब क्या हमारे लिए सहायक सामग्री है। अगर ये नहीं होंगी तब भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ये होंगी तो हमारा पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी सिलेबस आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस लैपटॉप में कंटेंट बना करके आप देख भी पा रहे हैं, मुझे सुन भी पा रहे हैं। अगर ये लैपटॉप नहीं होता तो सिर्फ वॉइस नोट में भी आपके साथ डिस्कशन हो सकता था, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए, इफिशिएंट बनाने के लिए हम इन टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, और टीचिंग प्रोसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, ये बात हम करेंगे क्लासेस में। कम्युनिकेशन को हम जनरली अलग अलग तरह से समझते हैं। पहले तो मैंने कुछ कहा, आपने सुना, और जो मैंने कुछ कहा आपने सुन तो लिया बट समझ भी लिया। उदाहरण के लिए आपके सामने कोई चाइनीज व्यक्ति है, चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, वो आपने सुन तो लिया बट समझ में आपको आएगा नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने जो कुछ कहा आप उस बात को समझ ही नहीं पाए, आपका ब्रेन उसको डिकोड ही नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो जब डिकोड ही नहीं कर पाया तो कैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और जो कुछ आप समझ रहे हैं उसके बेसिस पे आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। रिस्पॉन्सेज मतलब हाँ हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया आपने पूछ लिया, ठीक। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है जो कि कोई मैसेज इनकोड करके आपको देता है, और रिसीवर होता है जो कि उस इनकोडेड मैसेज को डिकोड करके फिर रिसीव कर रहा होता है। ये तो हो गया कम्युनिकेशन। इसके बाद टाइप्स होते हैं। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वन टू वन कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, तो वन टू मैनी कम्युनिकेशन हो गया आपका, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ठीक। वन वे कम्युनिकेशन, जब कमांड दी जा रही है, ठीक। क्लासरूम में आप बच्चों से कहते हैं चलो ठीक है छुट्टी हो गई घर को जाओ, बच्चों के पास कुछ बोलने का विकल्प नहीं है, तो यानी वन वे कम्युनिकेशन। आपने कहा, बच्चे ने सुनाओ, चल दिया। आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। आंसर शीट मतलब क्वेश्चन शीट ओपन करने से पहले होता है ना, 5-10 मिनट का समय मिलता है जो हमको ओएमआर शीट भरने का, तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके हम कोई जवाब नहीं दे रहे, हम सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके उसको फॉलो कर रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक। ऐसे ही जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो कुछ एक दोस्त बोल रहा है, दूसरा दोस्त सुन करके फिर कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये क्या है? आपका टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो जब सिर्फ सेंडर बोल रहा है, रिसीवर से सुनने का काम कर रहा है और उसके बेसिस पर रिस्पॉन्सेस कर रहा है, तो वो आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। और जब रिसीवर और सेंडर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं म्यूचुअली, है ना, तो वहां पर हमारा फिर टू वे कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है। अब इसका हम टीचिंग में कैसे यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद रिगार्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है। शिक्षण के संदर्भ में संचार का क्या मतलब विशेषता है, ये हमको पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। वैसे भी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, इसमें अपने अपने जो विचार हैं वो रखिएगा भी। उससे बस इतना पता चलता है कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ पर कुछ कमी रह जा रही है, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और आने वाले लेक्चर स्क्रीनिंग की एग्जाम की तैयारी के लिए हम साथ हैं आपके। आप जैसा जो जो वीडियो चाहेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ना चाहेंगे, आपको अभी भी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, PYQs, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। जितने प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हम अपने इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ज़्यादा चर्चा इस पर हम जब एग्जाम होगा तभी करेंगे ना, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, तो मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तिवादी मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, मूल्यों में गिरावट का कारण क्या है, शिक्षा का माध्यम क्या है ना, शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का समावेश कैसे होगा, ये सारी बातें हम क्लासेस जब होंगी तब डिस्कस करेंगे। व्यवहारिक टॉपिक है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि व्यवहारिक विषयों पर जब चर्चा होती तो फिर वो फिलोसफिकल बात हो जाती है। और अभी एलटी की तैयारी में आपने बहुत अच्छी खासी फिलोसफी पढ़ी है, और ऐसी फिलोसफी आपने पढ़ी है एलटी में जो कि एग्जाम में आई नहीं है, तो अब उसका यूज हम मूल्य आधारित शिक्षा को समझने में कर लेंगे, ठीक है ना।
ठीक है, देखो एक मैं छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपने जब दर्शन पढ़ा, यानी आप जब फिलोसफी पढ़ी, तो आपने फिलोसफी जब पढ़ी तो उसकी तीन शाखाएं पढ़ी होंगी आपने, है ना। एक होती है तत्व मीमांसा, एक होती है ज्ञान मीमांसा, और देन होती है आपकी मूल्य मीमांसा। तो इस प्रकार से हर दर्शन का अपना एक मूल्य होता है। और दर्शन उतने नहीं है जितने आप पढ़ते हैं, तीन चार पाँच दस, अनंत दर्शन है। कुछ दर्शन विख्यात हैं जिनका नाम हम जानते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। कुछ दर्शन व्यक्तिगत होते हैं, है ना, जो कि उस स्तर पर विख्यात नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है, हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। कोई व्यक्ति कुछ हद तक हो सकता है कि वो बौद्धिज्म को मानता हो, कुछ हद तक वो इस्लाम को मानता हो, कुछ हद तक हो सकता है कि वो हिंदुइज्म को मानता हो, कुछ हद तक हो सकता है कि वो सिखिज्म को मानता हो, कुछ हद तक वो प्रकृतिवादी हो, कुछ हद तक वो आपका प्रयोजनवादी हो। तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग दर्शन होता है। तो उसका आधार पर मूल्य क्या होते हैं, और वो ऐसे मूल्य कौन से हो सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा में समाहित होने चाहिए, जिसके माध्यम से हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति बना सके। ठीक है, तो शिक्षा के माध्यम से कैसे मूल्यों का समावेश होता है, ये हम समझेंगे। व्यवहारिक विषय है, तो इस पर चर्चा करेंगे जब क्लासेस होंगी हमारी। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक इस पर बना देंगे, बट वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पर हमने अगली चर्चा करनी है। ठीक, वो आप लोग का कमेंट देख करके ही डिसाइड किया जाएगा। क्लासरूम डिसिप्लिन, यानी कक्षा कक्ष अनुशासन। स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल अनुशासन। एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक योजनाएं एवं प्रशासन। ठीक है, क्लासेस होंगी तो वहां पर चर्चा करेंगे इन पर। फिर से विद्यालय, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल रीजन फॉर ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एंड इट्स सॉल्यूशन। ऐसा क्यों है कि बच्चों में स्कूल के प्रति एक अरुचि है, अनुपस्थिति का स्तर बहुत ज्यादा है। आप अगर शहरों से गांव की तरफ को जाए तो आप देखेंगे कि गांव में अमूमन जो बच्चे होते हैं वो विद्यालयों में कभी किसी कारण से अनुपस्थित रहते हैं। कभी होता है कि उनके गांव में बाढ़ आ गई है, इस वजह से विद्यालय नहीं आ पा रहे। होता है कई बार कि ऐसा उनके घर में कोई बीमार है, तो वहां पर छोटे बच्चों को घर का काम करना पड़ता है, खेती बाड़ी एंड ऑल बहुत सारा काम होता है। कभी गाय चराने जा रहे हैं, कभी आपका बकरी चराने जा रहे हैं, है ना। इस प्रकार से अपने परिवार को सहयोग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ माना, अब गरीब बच्चे तो होते ही हैं, चाय की दुकान है तो वहाँ पर चाय की दुकान में हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे कभी स्कूल आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो ये बना रहता है। ऐसे और भी कई सारे कारण होते हैं, ये बोल रहे ना रीजन क्या हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कई सारे रीजन हो सकते हैं कि जो बच्चे अनुपस्थित रह सकते हैं। अब अगर वो रीजन है तो उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम ऐसा क्या करें कि जैसे हमारी सरकार मतलब कि भारत सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मिड डे मील चलाया था। ठीक है, मिड डे मील क्यों चलाया गया, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में आ रहे थे वो घर से बिना खाना खाए आते थे, और बहुत जल्दी ही उनकी एनर्जी लॉस होती थी, चक्कर खा के गिर रहे हैं या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो इस वजह से बच्चों को पोषण मिल सके, इसके लिए सरकार ने मिड डे मील चलाया। अब इससे हुआ क्या कि कुछ बच्चे तो सिर्फ खाना खाने स्कूल आने लगे, तो उनका जो इनरोलमेंट है वो बढ़ने लगा, बच्चों की रेगुलरिटी बढ़ने लगी। तो ये एक तरीका अपनाया सरकार ने जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हुआ। अभी अभी आपने सुना होगा, कुछ एक आध हफ्ते पहले न्यूज़पेपर में आया था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा टाटा कंसल्टेंसी के साथ कुछ डील वगैरह हुई है। अब बहुत डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ा था उसका। तो उसमें जैसे मडवे का पिज़्ज़ा प्रोवाइड कराया जाएगा, या फिर इस तरह की कुछ जो बच्चों को आकर्षित करने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं या फिर फूड आइटम्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि बच्चे उस लालच में स्कूल आना शुरू कर दें या खाना शुरू कर दें उनका। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो करवाए जा रहे हैं, स्कूल में एक्टिविटी कराई जा रही है, बच्चों को खेल करवाए जा रहे हैं, टीचरों के द्वारा बच्चों के घर घर तक जा करके उनके पेरेंट्स से बातचीत की जा रही है। बच्चों को पेरेंट्स को एक एसएमसी होती है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका अध्यक्ष मेंबर बनाया जा रहा है, और उनको लगातार बुलाया जा रहा है ताकि वही आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करे। तो अच्छा टॉपिक है, जरूरी है हमको समझना, क्योंकि आप लोग सभी जो नियुक्त होंगे प्रवक्ता में, तो आप सभी को दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सर्विस देनी है। तो इंटीरियर इलाकों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कई बच्चे कभी आते कभी नहीं आते। तो ये जो टॉपिक है ये इसीलिए रखा गया है ताकि आप इस कारण को समझें, है ना, और उस कारण का जो समाधान हो सकता है वो भी समझें, वो भी आप चर्चा करें और जाकर के वहां पर फिर
आप बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालय में रोक सके। फिर ड्रॉप आउट, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ क्लास 5 तक 8 तक पढ़ा, फिर उसका स्कूल ही छोड़ दिया उन्होंने पढ़ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, और क्या हम उस कारण को दूर कर सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमको जाननी है और एक अच्छे शिक्षक के रूप में आपको आनी चाहिए। ये पूरा का पूरा व्यवहारिक विषय है, ठीक है। फिर है कंप्यूटर इन एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इट्स नीड एंड एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है हमें शिक्षा में, ये कर तो रहे हैं क्लास अभी हम, ये कंप्यूटर के बिना थोड़ी पॉसिबल हो पाएगा, बताइए हो पाएगा तो, ठीक है। तो बेसिकली है, जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं, आप सभी ने कंप्यूटर पढ़ा होगा बेसिक लेवल तक, वहां पर हम जानते हैं कि कंप्यूटर का काम क्या है, किसी भी गणना को बहुत कम समय में एक्यूरेसी के साथ कर देना। इसके लिए आपका ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर कोई मशीन होती है वो इसीलिए होती है। मिक्सी का यूज करते हैं ना आप घर में मसाला पीसने के लिए, अगर वो सिलबट्टे पे पीसते रहेंगे तो टाइम लग जाएगा, आपको एनर्जी लग जाएगी, ठीक है। मिक्सी में डाला आपने, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर वो मसाला पूरा मैश हो जाता है। तो मशीन है, एक्यूरेसी के साथ कम समय के साथ काम कर दे रही है और आपकी एनर्जी बचा रही है। तो वही काम क्या है कंप्यूटर का एजुकेशन में होता है। कंप्यूटर एक मशीन की तरह है जिसका मल्टीपल पर्पज यूज है। आप बच्चों को एनिमेटेड वीडियोस दिखा सकते हैं, बच्चों के सामने आप कंटेंट जो है वो रिटर्न फॉर्म में रख सकते हैं, है ना। तो बच्चा वहां पर हेल्प करे। अब आप बोर्ड में लिख रहे हैं, कुछ चित्र बना रहे हैं, आपसे नहीं बन पाया, तो इसमें मैं ही हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, अगर मैं बच्चों को कहीं बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो मुझसे तो फिगर नहीं बन पाएंगे, फिगर गड़बड़ हो जाएंगे पूरे, बच्चे को समझ में आएगा नहीं, तो क्या करें। तो वो फिगर जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को दिखा दिया, एक्यूरेट डाउनलोड किया, फटाफट दिखा दिया, 2 मिनट के अंदर काम हो जाता है, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगर कहीं पर भी कोई हमारे एंड से कुछ आपको कमी लग रही होगी तो प्लीज़ बताइएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उस पर हम काम करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। देन अब टॉपिक है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नेचर, टाइप्स, नीड्स एंड यूजेस। अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, तकनीकी, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी प्रौद्योगिकी लिखा है यहाँ पर, तो शैक्षिक तकनीकी कहते हैं इसको हम। किसी भी क्षेत्र में तकनीकी का काम होता है मानव ऊर्जा को कम करना, मानव ऊर्जा के क्षय को कम करना, सॉरी, ऊर्जा कम करना नहीं, ऊर्जा को तो बढ़ाना होता है ना। तो आपकी जो एनर्जी है उसको सेव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे कि अब पानी की बात कर लें हम, अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें तो पानी हमें कहाँ मिलता है, नदियों में मिलेगा। इसीलिए पुराने समय के जो लोग थे, इतिहास पढ़ेंगे आप लोग, पढ़ ही रहे होंगे, तो वो लोग नदियों के किनारे ही सभ्यता देखी जाती है उस समय, क्योंकि नदियों के किनारे रह करके क्या है जीवन आसान हो सकता था, आराम से पानी प्रोवाइड हो गया, क्योंकि वो तब नदी नालों इनका चलन नहीं था ना, सॉरी नालों का, नहरों का, पाइपलाइन का चलन कहाँ था। आज तो आपकी नदी से आपके घर तक पानी पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है, आपने बस नल का जो टैप है वो ऑन करना है, पानी आपकी बाल्टी में, ग्लास में, बोतल में, जिसमें चाहिए मिल जा रहा है। तकनीकी है। आप अपने स्कूल जाते हैं, बोतल में पानी लेकर के जाते हैं, तो बोतल किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। तो इंसान के द्वारा जो कुछ भी इन्वेंशन की गई हैं, जो कुछ भी बनाया गया है, वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो हमको थोड़ा सा हमारी लाइफ को इजी कर सके। पहले आदि मानव के समय में आप पढ़ते हैं, आप, अब मुझे ज़्यादा तो इतिहास की जानकारी है नहीं, लेकिन जितना है तो ऑलमोस्ट नवपाषाण काल के समय में ये जो बर्तन वगैरह थे, है ना, नवपाषाण में या फिर पूरा आपका मध्य पाषाण काल में ये बर्तन वगैरह आपके आए थे। जितना अनाज उगाया जाता था उनको आसानी से उस बर्तन में रख करके स्टोर कर सकते हैं हम। तो बर्तन भी क्या है, इसी के लिए हेल्प करते हैं। आप घर पे आपके बहुत सारे बर्तन होते हैं, किसी डिब्बे में आपने चीनी रखी है, किसी में आपने नमक रखा है, किसी में आपने कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा है। अगर वो डब्बे ही ना हो तो क्या करेंगे आप, है ना। फिर आप में से किसी का एक आंसर होगा, सर कोई बात नहीं, हम तो दुकान से नमक का पैकेट लाते हैं, उस पैकेट पे ही छोड़ देंगे। तो भाई वो जो पैकेट है जिसमें नमक रखा गया है, वो पैकेट भी तो इंसान ने बनाया है, प्राकृतिक रूप थोड़ी है वो। कुल मिलाकर के प्राकृतिक रूप से इतर, प्रकृति के मूल स्वरूप से हट करके जो भी आप वस्तु देख रहे हैं वो तकनीकी ही है। कपड़े पहन रहे हैं आप, तकनीकी है ये। व्यक्ति बिना कपड़ों के ही रहता था पहले, ठीक है। आप रोड में चलते हैं,
पैरों में कांटे ना लग जाए, पैरों में पत्थर ना लग जाए, पैर गर्म ना लग जाए, चप्पल पहनते हैं, हम जूते पहनते हैं, तकनीकी है ये भी। आपको अपने घर से अपने स्कूल तक या फिर किसी जगह घूमने जाना होता है तो आप पैदल नहीं जाते, है ना, आप साइकिल में भी नहीं जाते हैं, आप जाते हैं कार में, बस में, ट्रेन में। तकनीकी है। तकनीकी क्या कर रही है, हमारी ऊर्जा के क्षय को, हमारी एनर्जी लॉस को कम कर रही है। तो हमें हेल्प कर रही है वो किसी भी काम को करने में, कम समय में अधिक से अधिक काम करने में। तो यही शिक्षा में भी जब जब ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन में हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता को और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। आप एक एग्जामिनेशन हॉल में, सॉरी, आप एक लेक्चर हॉल में खड़े हैं, 100 लोगों को आप लेक्चर दे रहे हैं, आपकी आवाज पीछे तक नहीं जा पाएगी, आपको माइक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे ही आप माइक यूज करते हैं तो स्पीकर की सहायता से वो आवाज पीछे तक आराम से आती है, और आप हल्के से बोल करके भी अपनी बात पीछे तक या फिर लास्ट रो तक पहुंचा सकते हैं। वरना आपको खूब चिल्लाना पड़ेगा, खूब चिल्लाना पड़ेगा, गला सूखेगा, आपको चक्कर आ जाएंगे, पूरी एनर्जी चली जाएगी आपकी, लेकिन पीछे तक आवाज जा नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमने माइक की जैसी तकनीक का प्रयोग किया। ठीक है। पहले आप लोगों को याद होगा शॉर्ट हैंड चलती ना, शॉर्ट हैंड, याद होगा आप लोगों को ना, कोई आप में से जानकारी होगी किसी को तो शॉर्ट हैंड की पोस्ट भी आती थी, अब तो पोस्ट आनी बंद हो गई उसकी। तो पत्रकार जो होते थे, पत्रकार बंधु, उनके हाथ में एक कॉपी, मतलब नोटबुक जो भी होगी, और उसमें शॉर्ट हैंड की फॉर्म में फटाफट फटाफट वो क्या करते थे, नोट्स बनाते थे। जो सामने बोल रहा है व्यक्ति, जो बातचीत हो रही है, वो फटाफट लिखते थे, स्पीड में लिखने के लिए नोट शॉर्ट हैंड का यूज करते थे। आज क्या करते हैं, आज उनके पास मोबाइल फोन है, रिकॉर्डिंग लगाई, आराम से अपना हाथ बांध के बैठे, बढ़िया तरीके से जो कुछ भी बातचीत हो रही है रिकॉर्डिंग में आ गई, घर जा करके उस रिकॉर्डिंग को पॉज पॉज करके सुना, और अपना जो भी न्यूज है उसको लिख दिया। ठीक, क्या है, तकनीकी है। ठीक है, तो आई होप कि तकनीक का समझ में आपको आ रहा होगा। इसी तरीके से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज, अब एजुकेशन में दो तरह की तकनीकी होती है, एक होती है आपकी टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है, और एक होती है आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। फिर से वही बात है, एलटी की तैयारी की है बहुत अच्छे से आपने, ये सब पढ़ा हुआ, सब आता होगा आपको। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे अरे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ये तो अ, कोई भी हार्डवेयर वगैरह जो होता है, हार्डवेयर अप्रोच को हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन बोल देते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? तो इस प्रकार से शिक्षा में तकनीकी, शिक्षा की तकनीकी, ये क्या है, ये प्रकार हैं इसके, इनको हम जानेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर है टीचिंग प्रोफेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, फिर व्यवहारिक विषय आ गया, इस पर रिसर्चेस चलती हैं, बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं हो पाया तो हम टीचर बनने आ गए। आज के समय में सिनेरियो यही है, जो टीचर बन रहा है वो पीसीएस बनने की तैयारी कर रहा है पूरी, सेटिस्फाइड ही नहीं है ना। तो टीचिंग प्रोफेशन में, और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि टीचिंग प्रोफेशन से सेटिस्फाइड जॉब कोई दुनिया में नहीं है। पैसे की तरफ ना भागें अगर आप, तो शिक्षण से अच्छा कोई काम नहीं है जो आपको संतुष्टि देता है। ठीक है। तो अब टीचिंग प्रोफेशन का और जॉब सेटिस्फेक्शन का संबंध क्या है आपस में, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपस में चर्चा होगी जब, तब डिस्कशन होगा इस टॉपिक पर, है ना। तो ये व्यवहारिक है। रोल ऑफ टीचर इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास है वो उसके परिवार पर ज्यादा निर्भर करता है, उसके समाज पर अधिक निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब परिवार और समाज में रह करके बच्चे के व्यक्तित्व का विकास ना हो पा रहा हो, तो उस स्थिति में शिक्षक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो भूमिका ये होती है कि अब शिक्षक सिर्फ विद्यालय के अंदर बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए उसे बच्चे के जो परिवारजन हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, बच्चे के अन्य जो साथी हैं, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। क्योंकि हम किसी बच्चे को ऐसा नहीं कह सकते कि तुम इस व्यक्ति के साथ मत जाओ। कई बार होता है ना ऐसा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यार ये बच्चा तो चोरी करता है, ये बच्चा तो गाली गलौज करता है, बेटा इसके साथ मत जाना। ठीक है। लेकिन टीचर ऐसा नहीं बोल सकता ना, क्योंकि टीचर ने तो सिखाना ही यही है कि बेटा ये समाज तुम्हारा है, इस पूरे समाज में हर व्यक्ति तुम्हारा भाई, हर व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति तुम्हारा भाई बहन है। ठीक है। उनको साथ लेके चलना, उनके साथ रहना है। क्योंकि आप यकीन मानिए, कई सारी शोध हो चुके हैं, कई सारे रिसर्चेज हो रही हैं, जिसमें ये पाया जा रहा है, जो व्यक्ति, जो बच्चा आइसोलेटेड रहता है, अकेला रहता है,
वो बहुत जल्दी मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है, यानी कि मेंटल डिजीज उसको पकड़ लेती है। तो अकेले रहना बहुत अच्छा नहीं है। आप खुद देखिए, जब आप अकेले अकेले होते हैं, एक तो होता है कि काम में बिजी हैं, वो अलग चीज है। वैसे अकेले हैं तो आपको बेचैनी हो जाती होगी, आप पता नहीं क्या क्या सोचने लगते होंगे। ठीक है, उस स्थिति में क्या बनता है, या तो किताबें पढ़ने बैठ जाएं आप, या फिर दोस्त के साथ बातें करें, घूमें, है ना। तो ये सारी चीजें, तो बच्चों को हम क्या क्या ऐसे हेल्प कर सकते हैं उनके पर्सनल डेवलपमेंट में, ये सारा का सारा क्या है आपका, टीचर का क्या रोल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आजकल तो टीचर ही फ्रस्ट्रेटेड जा रहे हैं स्कूलों में, तो वो बच्चों को क्या ही डेवलप कर पाएंगे, है ना। जो टीचर, मैं कहता रहा हूँ कि जो टीचर संतुष्ट है अपने शिक्षण कार्य से, वही टीचर किसी बच्चे का व्यक्तित्व विकास कर सकता है। जो खुद ही असंतुष्ट है, जो लेक्चरर तो बन गया लेकिन अब उसकी इच्छा है कि नहीं अब मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे अधिकारी बनना है, तो वो तो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है, वो तो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड, नेगेटिव पर्सनैलिटी, वो कहाँ बच्चे को डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो टीचर को भी तो उस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चर्चाएं फिर आएंगी। एजुकेशनल इवेल्युएशन, अब इवेल्युएशन में तो आप लोग को बताइए, असेसमेंट इवेल्युएशन टर्म हम यूज करते हैं, है ना। मूल्यांकन, आकलन, ठीक है, दो तरह का होता है आपका। समेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट आपका प्रोडक्टिव होता है, जो साल में एक बार होता है सिर्फ, या दो बार कह सकते हैं मैक्सिमम। बस जब भी ये होगा तो सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका होता है जो रेगुलर होता रहता है, इसीलिए हम समेटिव असेसमेंट को बोलते हैं इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग, बच्चे ने कितना सीखा उसका ये इवेल्युएशन है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इवेल्युएशन फॉर लर्निंग। ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन किया, फिर मैंने कुछ एक आध प्रश्न किए आपसे, मुझे लगा कि उन प्रश्नों का एक सही सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने दोबारा से कुछ और चर्चा की, और आपकी जो समझ जो थोड़ी सी कम रही थी मुझे लग रहा था, उसको और ज़्यादा विकसित करने का काम किया। तो ये तो रहा आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्योंकि मैं आपका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा कि ये पढ़ने में कैसा है, ये बेकार है, अच्छा है। मैं सिर्फ ये इसलिए असेसमेंट कर रहा हूँ, इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ कमी रह गई तो उसमें सुधार कर सकूँ। जबकि समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि अब आप लेक्चर के एग्जाम में बैठ गए, आपके पास कुछ प्रश्न आए, आपने सही उत्तर दिया तो आंसर मतलब आपको एक अंक मिला, और जो अगर आपने गलत उत्तर दिया तो आपका वो एक अंक कट करके 0.5 नेगेटिव अंक मिल गया आपको। तो वहां पर डायरेक्ट आपका क्या हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया वो पूरा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, तो जब क्लासेस होंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि टारगेट था कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसको डिस्कस करना। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी एलटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, शायद उनको तो ज़रूरत भी नहीं है। ये कुछ टॉपिक हैं हाँ जो उसमें नहीं है, एलटी के परीक्षा में नहीं है। कुछ चार पांच टॉपिक हैं, देखो 10 टॉप 10 में से कम 4 to 5 टॉपिक ऐसे हैं जो एलटी में नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं आपके पढ़ने के लिए। तो ये नहीं सोच लेना है कि हमने एलटी में सब कुछ पढ़ लिया है, पढ़ा आपने बहुत कुछ है, वो आपको निश्चित रूप से हेल्प करेगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेकर के चले गए आप एग्जाम में, स्क्रीनिंग में, तो डेफिनेटली बाहर हो जाओगे। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है, हमेशा बच्चे मैथ्स को, जीके और उत्तराखंड जीके को बहुत महत्व देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत टफ है। ठीक है, बहुत वास्ट है। और वो सोचते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो हमने बहुत बार पढ़ा है तो हम आराम से कर लेंगे, तो आराम से नहीं हो पाता। अब सोचिए कि किसी बच्चे का कट ऑफ जो है सब्जेक्ट का 89 गया, उस बच्चे के 88 मार्क्स आ रहे हैं, एक मार्क्स से रह गया। अगर वो एक मार्क्स उसका टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर हो सकता था, तो उसको पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो कोशिश रखनी है हमें साथ में चल करके कि हम 40 में से 40 ही प्रश्न पूरे सही करके आए और नंबर लेकर के आए। क्या फर्क पड़ता है, सोचिए ना आप, क्या फर्क पड़ता है कि आप 40 मार्क्स लेकर के टीचिंग एप्टीट्यूड में लीड ले रहे हैं, या फिर आप मैथ्स में 25 नंबर लेकर लीड ले रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें कि शिक्षण अभियोग्यता एक महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों की तैयारी का, इसको आप हल्के में ना लें। और अगर किसी प्रकार की का सहयोग हमारी तरफ से हो सकता है तो हम निश्चित रूप से करेंगे। बस आप लोग सजेस्ट करिए, आप लोग एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ करिए हमारे इस सीरीज को, और जो कुछ आपको पढ़ना है बताइए, हम वही टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड हैव अ गुड डे।